तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मतलब कि मिडीवल पीरियड दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड का जो आर्किटेक्चर था, स्लेव डायनेस्टी से लेकर लोधी वंश तक, व्हाट ऑल स्ट्रक्चर्स वेयर क्रिएटेड एंड व्हाट ऑल यूनिक थिंग्स वेयर देयर एट दैट टाइम। पूरा का पूरा जो प्राचीन भारत का वास्तुकला है उसको हम एक हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रैबिएट। इस्लामिक आर्किटेक्चर में बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी जो आपकी रिलीजियस नेचर की होंगी, कुछ मकबरे भी होते हैं। हिंदू वास्तुकला, ठीक है, या भारतीय वास्तुकला और इस्लामिक वास्तुकला में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इस्लामिक वास्तुकला में पृथ्वीराज चौहान का जो किला था, किला राय पिथौरा, उसको गिराने के पश्चात उसमें से जो भी मटेरियल यूज लायक हुआ उसको लेकर कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनाया गया। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड ही मेन टाइम पीरियड था, तो इनके टाइम पीरियड पे मीनार का मेनली काम ये होता है कि वहाँ से मॉर्निंग प्रेयर का अनाउंसमेंट हो, तो वो अनाउंसमेंट इनके प्रोपाइलॉन गेटवे से ही हो जाता था। ताजमहल एक मकबरा है और इस मकबरे को बनाने में लगभग 20 साल लग गए। उनकी तकनीकें जिन्हें हम आज तक यूज करते हैं और वी हैव टू बी bit grateful about those techniques then. So hi, very good day to all of you. I hope from first 2 classes of art and culture you must have got some sort of benefit, कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा। आज हम तीसरी क्लास में हैं और तीसरी क्लास में हम आर्किटेक्चर के टॉपिक को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था टेम्पल आर्किटेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद देन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर मतलब कि मिडीवल पीरियड दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड का जो आर्किटेक्चर था, और उसके अलावा कॉलोनियल आर्किटेक्चर, विच मीन्स कि जब ब्रिटिश यहाँ पे शासन करने लगे थे तो उनके टाइम पे उन्होंने भी कुछ आर्किटेक्चरल चीज़ें डेवलप की, और वो आर्किटेक्चरल चीज़ें हैं क्या। तो आवर मेजर फोकस इज ऑल द डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत की, स्लेव डायनेस्टी से लेकर लोधी वंश तक, what all structures were created and what all unique things were there at that time. फिर उसके अलावा मुगल पीरियड के बारे में भी we will also see that कि what were the major developments in architecture when the Mughals were there in India. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट कि दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर। बट जहाँ तक बात आती है दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर की, वो भी और मुगल भी दोनों इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हैं। तो दोनों के आर्किटेक्चरल फीचर्स को मिलाकर हम इंडो इस्लामिक कहते हैं, और इंडो इस्लामिक का हम कॉमन फीचर से स्टार्ट करेंगे टू नो अबाउट कि व्हाट वर द बेसिक टेनेट्स, या आधारशिला क्या थी इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कि 1206 ईस्वी में जब दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन होती है, तो उस समय पे ऑब्वियसली ये जो शासक हैं ये तर्क हैं, पर्शिया से इनका संबंध है, उसके अलावा ठीक है दे आर फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, तो डेफिनेटली वहाँ जो आर्किटेक्चर का परसेप्शन है वो डेफिनेटली इंडिया से अलग है, और ये अपना स्टाइल लेकर इंडिया में आते हैं, फिर उसको इंडिया में बनाते हैं। बट कहीं ना कहीं ठीक है, जिस जगह पे आप रहते हो, जहाँ पे आप अपना साम्राज्य स्थापित करते हो, आप वहाँ की चीज़ें भी अपने आर्किटेक्चरल वास्तुकला में समाहित करते हो। तो इसीलिए हम इस पीरियड को इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से संबोधित करते हैं। तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में जैसा कि मैंने बिगिनिंग में ही कहा कि दिल्ली सल्तनत का भी आर्किटेक्चर होगा और मुगल आर्किटेक्चर भी होगा। तो बिफोर मूविंग अहेड लेट्स लुक एट द कॉमन और बेसिक टेनेट्स ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, मीनिंग की आधारभूत बातें क्या हैं दैट इंडो इस्लामिक वास्तुकला की। तो वेरी फर्स्ट फीचर जैसा कि आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है आर्कुएट स्टाइल। अब आर्कुएट स्टाइल क्या होता है, जो हमने पहले पढ़ा ना, मंदिर वास्तुकला। तो मंदिर वास्तुकला को इंग्लिश में मंदिर वास्तुकला तो नहीं बोलूँगा मैं, कि पूरा का पूरा जो प्राचीन भारत का वास्तुकला है उसको हम एक हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रैबिएट। तो ट्रैबिएट आर्किटेक्चर फीचर था एंशिएंट इंडिया का, या इंडिजिनस आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। बट जब इंडो इस्लामिक की बात करते हैं तो इट इज़ आर्कुएड आर्किटेक्चर, और आर्कुएड का मतलब होता है कि आर्च एंड डोम का कंस्ट्रक्शन। तो आर्च एंड डोम, अब आप देखें, आपने देखा भी होगा अगर आप दिल्ली रहते हो, लखनऊ रहते हो, मतलब लगभग सभी शहरों में भारत के आपने ऐसे कुछ न कुछ दैट गेट्स देखे होंगे, और उन गेट्स में इस तरह के आपने आर्चेस देखे होंगे। तो दिस इज आर्च। देन सेकेंड पार्ट इज द डोम। डोम क्या है कि एक सेमी स्फेयर टाइप सा स्ट्रक्चर है जो कि दैट
राइजिंग वॉल्स के ऊपर एक ठहराव की तरह बनाया जाता है। इमेज से ही काफ़ी क्लियर है, मुझे ओवर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, एंड आई होप कि सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज इज़ देयर विथ यू। देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर था कि हाँ, आप जब इंडस वैली पढ़ते हो तो इंडस वैली में हम बात करते हैं कि इंडस वैली पहला सिविलाइजेशन था वर्ल्ड का जहाँ पे बर्न्ट ब्रिक यूज़ हुआ था। तो बर्न्ट ब्रिक यूज़ होता था भारत की वास्तुकला में प्राचीन काल से, परंतु जब यहाँ की बात करते हैं तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ब्रिक वॉज द मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है। उसके अलावा मोर्टार वॉज ऑल्सो मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल। बट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मोर्टार? तो मोर्टार इज बेसिकली कि मान लो आप कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को जब गिराया जाता है तो उसके छोटे छोटे जैसे ब्रिक्स ही हो गए, ब्रिक्स के छोटे छोटे टुकड़े हो गए या फिर देन पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, उनको हमने सीमेंट और ग्रेवल और सैंड में मिक्स करके और एक मिक्सचर उसको यूज किया लगाना, तो दैट इज कॉल्ड एज मोर्टार। देन तो देयर मेजर कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाज ब्रिक एंड मोर्टार, कि ये वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए मोर्टार भी यूज होता था और वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए ब्रिक भी यूज होता था। अब जब आगे आते हैं कि आप मुझसे कहोगे कि ब्रिक और मोर्टार तो चलो ठीक है, बट हमें तो दिखता है कि रेड सैंडस्टोन यूज़ करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैंडस्टोन यूज़ करते हैं या फिर देन मार्बल यूज़ करते हैं। तो ये भी सच है, क्योंकि देखो मोर्टार से स्ट्रक्चर तैयार होता है, ब्रिक से स्ट्रक्चर तैयार होता है, बट जहाँ तक बात आती है बाहर से प्लास्टरिंग की, तो बाहर से जो प्लास्टरिंग है उसमें लाइमस्टोन मार्बल यूज़ होता है, ठीक है। कहीं कहीं आप रेड सैंडस्टोन देखोगे, कहीं कहीं आप ग्रे सैंडस्टोन भी देखोगे। तो ये सारी चीज़ें दोनों ही पीरियड्स में, चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो या चाहे वो मुगल पीरियड हो, दोनों ही पीरियड्स में ये मटेरियल्स यूज़ होते थे कंस्ट्रक्शन में। अब आगे बढ़ें तो यहाँ पे एक बात मैंने लिखी है कैलीग्राफी, ठीक है। अब कैलीग्राफी को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, ठीक है, कि अच्छी लेखन कला। डन। तो अच्छी लेखन कला आप भी लिखते होंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत होगी। तो कुछ कुछ स्कूलों में बहुत बिगिनिंग से ही कैलीग्राफी सिखाई जाती है कि आप ABCD, ठीक है, क ख ग घ जो भी आप लिख रहे हो तो उसको कैसे बहुत सुंदर बनाया जा सकता है। तो लिखने की कला को बहुत खूबसूरत वे में प्रेजेंट करना इज कॉल्ड एज कैलीग्राफी। अब कैलीग्राफी का क्या यूज़ है इस्लामिक आर्किटेक्चर में? तो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी जो आपके रिलीजियस नेचर की होंगी, कुछ कुछ मकबरे भी होते हैं, ठीक है। बट इन सभी बिल्डिंग्स पे ऐसा शुभ माना जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज वेरी ऑस्पिशियस इफ दिस लाइन्स फ्रॉम द होली टेक्स्ट बुक इज रिटन। तो उनके जो होली टेक्स्ट बुक हैं उससे लाइन्स आयतें लिखी जाती हैं, और इफ अगर उनको खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखी जाए तो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज कैलीग्राफी। अब जहाँ तक बात आती है कि कैलीग्राफी के लिए कौन सा स्क्रिप्ट ये लोग यूज़ करते थे, तो जनरली इस पूरे पीरियड में जो स्क्रिप्ट यूज़ होती थी, स्क्रिप्ट का मतलब लिपि, एंड वो स्क्रिप्ट थी आपकी पर्शियन, ठीक है। तो फारसी स्क्रिप्ट यूज़ होता था लिखने के लिए, लिखने के काम के लिए फारसी स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड। देन आगे आने वाले समयों में कुछ और भी स्क्रिप्ट यूज़ किए गए, बट मेजरली 99% ऑफ द केसेस फारसी लिपि का यूज़ होता था कुरान की आयतें लिखने के लिए। अब आगे बढ़ें इनके अगले फीचर से, तो जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के और महत्वपूर्ण फीचर्स हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब सिंपल सी बात है, आप यहाँ देखो बहुत सारे डिज़ाइंस मैंने बना रखे हैं, ठीक है, एंड इसकी वजह क्या है? तो एक हिंदू वास्तुकला, ठीक है, या भारतीय वास्तुकला और इस्लामिक वास्तुकला में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि इस्लामिक वास्तुकला में मानव स्कल्पचर नहीं बनाया जा सकता, ह्यूमन स्कल्पचर नहीं बनाए जा सकते हैं। देन द रीज़न बीइंग कि ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन इज अवॉइडेड इन इस्लाम। तो चूंकि आपने देखा कि खजुराहो के मंदिरों पर, फिर उड़ीसा के मंदिरों पर, विभिन्न भागों में भारत के मंदिरों पर आपने देखा कि बहुत सारे यक्ष यक्षिनी, ठीक है, मदनिका या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो क्रिएटेड। तो यहाँ पे वो नहीं बन सकता, तो डेकोरेशन का कुछ न कुछ तो अच्छा मेथड होना चाहिए। तो इस्लामिक वास्तुकला में बहुत सारे मेथड्स एम्प्लॉय किए गए वास्तुकला को खूबसूरत बनाने के लिए। तो उसमें जो सबसे पहला उनका प्रयोग है वो है ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस का। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, तो
आप देख सकते हैं कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर से ही बहुत सारे ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं, ट्रायंगल से डिज़ाइंस बनाए जा सकते हैं, रेक्टेंगल से डिज़ाइन बना सकते हैं, रोम्बस से बनाए जा सकते हैं, या डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन हो सकते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन है। तो ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस वेर यूज्ड टू डेकोरेट देयर बिल्डिंग्स। मूविंग ऑन फर्दर, उसके बाद ये है कि इस्लामिक वास्तुकला में भी वाटर टैंक, फाउंटेन्स, ठीक है, इनका महत्व है, क्योंकि देखो फाउंटेन्स कहाँ नहीं अच्छे लगते हैं। और उसके अलावा जहाँ तक वाटर टैंक्स की बात आती है, तो जब आप वाटर टैंक को देखो तो वाटर टैंक में जब किसी भी बिल्डिंग की मिरर इमेज कहना गलत होगा, वाटर इमेज जब बनती है तो वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत लगती है। और दूसरा, पानी या फाउंटेन का एक और काम है कि टेम्परेचर का मॉडरेशन। तो जितने भी मुख्य दिल्ली सल्तनत के या मुगल बिल्डिंग्स हैं वो उन इलाकों में है जहाँ गर्मी भी ज़्यादा पड़ती है, तो ये टेम्परेचर मॉडरेशन का भी काम करते थे। तो फाउंटेन और वाटर टैंक भी आप देखोगे कि बहुतायत में मिलेंगे आपको। अब आगे बढ़ें, अगले फीचर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अराबिस्क्यू टेक्निक ऑफ डेकोरेशन। तो अराबिस्क्यू टेक्निक ऑफ डेकोरेशन आई हैव ट्राइड, मैंने एक कोशिश की है कि मैं कुछ बना के दिखाऊं आपको, बट देन इसके इतर भी चीज़ें बन सकती हैं। अब ये है क्या, तो अगर मुझे डिफाइन करना तो ये एक प्लांट का पैटर्न होता है, एक पौधे का पैटर्न होता है, जिसमें एक स्टेम ऊपर की तरफ जा रही है और दोनों तरफ लीफ या फिर दिन फ्लावर्स, ठीक है। तो पत्ते, फूल बनाए जाते हैं, बट इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सिमेट्री सिमिलर हो। इस तरह जो आकृति बनाई गई है उसी वैसी ही आकृति दूसरी तरफ बनाई जाती है और उसी का कंटिन्यूएशन किया जाता है। तो दिस टाइप ऑफ द डेकोरेशन मेथड इज कॉल्ड एज अराबिस्क्यू। अब एक डिज़ाइन मैंने बनाया है, आप बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हो। जैसे क्विकली अगर जो मुझे कुछ बनाना हो तो आई वुड क्रिएट लाइक दिस, ठीक है, कि सपोज करो मैंने एक स्टेम बनाया ऐसे, और इस स्टेम को, इसमें सिर्फ मुझे पत्ते दिखाने हैं, तो मैंने इस तरह के पत्ते अगर जो इस तरफ बनाए तो दूसरी तरफ भी मुझे वैसा ही कुछ बनाना होगा। तो दूसरी ही तरफ, और विभिन्न वेरियस टाइप ऑफ डिजाइंस यू कैन क्रिएट इन दिस देन, बट रिमेंबर, ठीक है, ये जो बनते हैं ये स्कल्पचरल फॉर्म में बनते हैं, ये पेंटिंग नहीं है, ये स्कल्पचरल फॉर्म में बनता है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है कि स्कल्पचरल फॉर्म में एक पौधे का पैटर्न पत्तों और फूल दोनों के साथ बनाया जा सकता है, जिसको हम अराबिस्क्यू कहते हैं। तो ये एक टेक्निक थी डेकोरेशन की। अब पहुंचते हैं हम कि एक बेहद ही खूबसूरत टेक्निक जिससे वो अपनी बिल्डिंग्स को डेकोरेट करते थे, और उस टेक्निक को हम कहते हैं पाइत्रा ड्यूरा टेक्निक, ठीक है। तो पाइत्रा ड्यूरा टेक्निक से अब आप समझो, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि ये जो डिज़ाइन बनाई हुई है, ये डिज़ाइन का एक्सप्लेनेशन क्या है। सबसे पहले जो आउटर सर्किल है, लुक एट इट, ठीक है, आउटर सर्किल को आप ये समझिए कि ये एक इस फिरोजी कलर का मार्बल है, ठीक है। तो फिरोजी कलर का मार्बल है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा एक मार्बल है। इस मार्बल से क्या किया गया है कि इतना पार्ट कट कर लिया गया, ठीक है, और उस कट करने के बाद तो इतना फिरोजी कलर का मार्बल हटा दिया गया। फिर उसकी जगह इस शेप का एक आयत, स्क्वायर कट करके लाल मार्बल में या लाल कलर के स्टोन में इसमें पेस्ट कर दिया गया। ऐसे ही ये डिजाइन्स भी इसको बाहर से कट करके इसमें पेस्ट कर दिया गया, और पेस्ट करने के बाद इसको अपग्रेड किया जाता है। अपग्रेड क्या होता है कि आई टेल यू कि आपने देखा होगा आपके घरों में मार्बल की कटाई होती है कभी कभी, ठीक है, या फिर देन मोज़ैक लगा हुआ है घरों में, तो मोज़ैक की जब कटाई होती है तो उन समय पर वो कटाई को क्या बोलते हैं, एब्रेजन बोलते हैं इंग्लिश में। देन तो व्हेन इट इज एब्रेडेड तो होता क्या है कि जो पेस्टिंग का वर्क है वो आपको नेचुरल लगने लगता है, ऐसा लगता है कि पत्थर में ही ऐसा डिजाइन क्रिएट हुआ है, ये इंसान ने उसमें चिपकाया नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड एज द पाइत्रा ड्यूरा टेक्निक ऑफ डेकोरेशन। हिंदी में बात करें तो इसे हम कहते हैं पच्चीकारी की कला। एंड सो पच्चीकारी की कला, और ये बिल्डिंग को बेहद ही खूबसूरत बना देते हैं। फिर आगे बढ़ें, अगला जो इनका मेथड है, ठीक है, तो आई जस्ट अगला जो मेथड है डेकोरेशन का वो है जाली वर्क। अब जाली वर्क क्या है, जैसा कि आप देख सकते हो कि
जाली वर्क में मेनली क्या होता है कि किसी भी स्टोन को आपने लिया, ठीक है, और उस स्टोन में कटिंग की जाती है। कटिंग करने के बाद उसमें जालियाँ बनाई जाती है, जैसा कि हिंदी में आप समझ सकते हो, हिंदी में इसी शब्द को हम यूज़ करते हैं कि जाली बनाना। तो पत्थर को कट करके उसमें जाली बनाना। बट ध्यान देने योग्य बात ये है कि पत्थर को कट करके जब जाली बनाते हैं इस एज में, तो वो खूबसूरत ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस में बनाते थे ताकि ये देखने में बहुत खूबसूरत हो। और जालियों को घरों में बाहर की तरफ से भी लगाया जाता था। उसके अलावा जालियों के विंडोज़ भी बनते थे। उसके अलावा बहुतायत में गैलरीज़ में भी यूज़ होता था। अब आप पूछोगे कि इसका काम क्या था, तो जाली का तो काम बहुत वे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला कि एयर फिल्टर करके एयर का सर्कुलेशन ये मेंटेन करता है। उसके अलावा ये झरोखे का भी काम करता था कि घर की औरतों को अगर जो बाहर देखना है तो वो इसी झरोखे से देख रही हैं, या कभी कभी सम्राट या बादशाह, ठीक है, वो लोग भी झरोखे का यूज़ करते हैं। और उसके अलावा मज़ारों में आपको बहुतायत में जाली मिलेगी। इसका पर्पज़ ये है कि जो सनलाइट है वो भी छन के आती है मज़ार के मेन चैम्बर में। तो एक तरह से सनलाइट का भी इम्पॉर्टेंस जाली वर्क दर्शाता है। अब आगे चलें कि अगला क्या फीचर है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। तो अगला फीचर है कि चाहर बाग। तो चाहर बाग इज़ बेसिकली दैट कि इसको इन जनरल भाषा में हम कहते हैं चार बाग, ठीक है। चार बाग क्या है कि बिल्डिंग के अराउंड, अगर जो यहाँ मिडिल में मान लो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के अराउंड सिमिलर आइडेंटिकल एकदम एक जैसे चार गार्डन प्लांट किए जाते थे। बट ये प्रैक्टिस स्टार्ट हुई बाबर के समय से, और इसकी जो मतलब प्रिसीडिंग इवेंट है वो ये है कि लोधीज़ ने गार्डन लगाना स्टार्ट किया था, लेकिन चार बाग नहीं था, वो सिंगल गार्डन होता था। और बाद में मुगल्स ने चार बाग लगाना स्टार्ट किया। तो ये कुछ एक फीचर्स रहे या इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, जो कि आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल आर्किटेक्चर दोनों में ही देखने को मिलेगा। एंड अब इस डिस्कशन के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम दिल्ली सल्तनत के जो डिफरेंट डायनेस्टीज़ थे उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस था, और स्पेसिफिकली क्या पार्ट, इसमें से क्या पार्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश, और गुलाम वंश के समय पर किस तरह का आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिल्ली सल्तनत, जैसा कि टाइमलाइन मुझे ध्यान है कि आपको भी ध्यान होगा, तो 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। और जहाँ तक रही बात स्लेव डायनेस्टी की, तो 1206 से लेकर 1290 तक। अब इसमें मैंने दो शब्द लिखे हैं, फॉल्स आर्च एंड कन्वर्टेड बिल्डिंग। समझिए इस बात को, ठीक है। जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसका फाउंडेशन रखा, तो उस समय पर बहुत सारे भी चैलेंजेस थे, बट एक पर्पज़ ये भी होता था कि आप अपने धर्म को बढ़ावा देंगे, अपने टाइप के आर्किटेक्चर को बढ़ावा देंगे। तो इस समय पर बिल्डिंग्स का कन्वर्जन ज़ोरों शोरों पर था। तो बेसिकली नई बिल्डिंग्स बनाने के बजाय इस टाइम पे बहुत सारे हिंदू मंदिर या फिर जैन मंदिर कन्वर्ट किए गए। जैसा कि अगर आपको कभी मौका मिले तो यू कैन गो टू मेहरौली कॉम्प्लेक्स देन, एंड इन मेहरौली कॉम्प्लेक्स बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि पुराने हिंदू आर्किटेक्चर, हिंदू पिलर्स एकदम वैसे ही इंटैक्ट हैं। जैसे कि कुतुब मीनार का जो प्रमाइस है, और कुतुब मीनार के प्रमाइस में अगर जो आप देखोगे तो पिलर्स वैसे की वैसे ही खड़े हैं, उन पे आर्च बना दिया गया है, ठीक है, लेकिन जो उस पे हिंदू डिज़ाइन से उनको हटाया नहीं गया है। तो मंदिर की घंटियाँ भी दिखेंगी आपको, वो लताएं भी दिखेंगी जो हिंदू मंदिरों पे मिलती हैं या हिंदू आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होता है। तो इनिशियली ये हिंदू बिल्डिंग्स को कन्वर्ट किया गया था, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन कन्वर्टेड बिल्डिंग्स। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं कि सबसे बड़ा तो एग्जांपल है जो मेहरौली कॉम्प्लेक्स में ही है, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क। डन। तो ये जो मॉस्क है, इसको पृथ्वीराज चौहान का जो किला था, किला राय पिथौरा, उसको गिराने के पश्चात उसमें से जो भी मटेरियल यूज लायक हुआ उसको लेकर कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनाया गया। और इस शब्द का मतलब भी यही है कि स्ट्रेंथ ऑफ इस्लाम। देन उसके अलावा एक बिल्डिंग है दैट इज इन अजमेर, उसको बोलते हैं 2.5 दिन का
झोपड़ा देन। तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक कन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, और मे बी इसको 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए कहते हैं कि 2.5 डेज में, 2.5 दिन में इसको बनाया गया होगा या कन्वर्ट किया गया होगा। तो ये बिल्डिंग्स रहे। बट जहां तक एक नई संरचना की बात करें तो नई संरचना थी कुतुब मीनार, ठीक है। इसको पूरी तरह से नए तरीके से बनाया गया था, और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया, ठीक है। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करने की वजह भी है कि उनके जो सूफी गुरु थे उनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और ये बिल्डिंग कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मेमोरी में ही बनाई गई थी। बट आपको ये भी ध्यान देना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसको पूरी तरह से बनाने में सफल नहीं रहे, क्योंकि 1210 में उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद इल्तुतमिश ने कुछ लेयर्स इसमें ऐड किए। फिर फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे भी इसमें कुछ लेयर्स ऐड हुए, और एक बार फिर से मेंटेनेंस का काम हुआ था सिकंदर लोधी के टाइम पे। तो कुतुब मीनार एक लंबे खासे एज में कंस्ट्रक्शन के थ्रू गया है। अब यहाँ पे एक शब्द लिखा है मैंने, फॉल्स आर्च। तो इस बात को समझिए कि इस्लामिक कला, वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण फीचर है, सबसे महत्वपूर्ण मैं कहूँगा कि ट्रू आर्च एंड डोम, कि आर्च और डोम होना चाहिए। बट इस समय के जो आर्चेस थे वो ट्रू आर्चेस नहीं थे। ट्रू का मतलब कि रियल में जिस मेथड से मिडिल ईस्ट या वेस्टर्न एशिया में आर्चेस बनते थे उस तरह से इनके आर्चेस नहीं थे। तो होता क्या था कि अगर कोई दीवार है, ठीक है, तो इफ देयर इज अ वॉल, सपोज करो कि एक वॉल है, तो इस दीवार को उन्होंने कन्वर्ट किया है आर्च के रूप में, ठीक है। और कैसे कन्वर्ट किया है, तो मैं इमेज बना के ही दिखा रहा हूँ। ये दीवार है, ये ब्रिक्स है। अब इस ब्रिक के पार्ट से कुछ पार्ट इन्होंने कट कर दिया, ठीक है। तो ऐसे ये कट कर रहे हैं, इन ब्रिक्स को कट करके, और ये जो बीच का वाइट पार्ट है इसको रिमूव कर दिया। मतलब दिस इज व्हाट इज रिमूव्ड डन। तो जैसा कि आप देखोगे कि दीवार को कट करके आर्च बनाया, तो ये ट्रू आर्च नहीं है। ट्रू आर्च क्या होता है कि जब बिगिनिंग से ही कंस्ट्रक्शन हो, ऊपर जब वो उठ रहा है तो आर्च के शेप में ही उठ रहा है, ठीक है। तो ट्रू आर्चेस वर नॉट देयर इन द स्लेव डायनेस्टी पीरियड। अब आगे बढ़ते हैं। स्लेव डायनेस्टी के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी है वो है खिलजी डायनेस्टी, और खिलजी डायनेस्टी के टाइम पर किस तरह की संरचनाएं बनी थी। तो अंडरस्टैंड। सो खिलजी पीरियड जो कि 1290 से लेकर 1320 तक था, इसमें इस पीरियड को बोलते हैं कि ट्रू बिगिनिंग ऑफ द इस्लामिक आर्किटेक्चर। और रीज़न भी इसलिए कि इस टाइम पर ट्रू आर्च और ट्रू डोम बनाए गए, मतलब किसी बिल्डिंग को कट करके नहीं बनाया गया, जबकि मूलभूत तरीके से संरचना को बनाई गई है, ऊपर उठाया गया है और उसके ऊपर एक डोम बनाया गया है। तो इस ट्रू आर्च एंड डोम का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है खिलजी के टाइम का अलाई दरवाज़ा। और ये अलाई दरवाज़ा जो है ये मेहरौली कॉम्प्लेक्स में ही है, ठीक है। तो मेहरौली कॉम्प्लेक्स एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है दिल्ली में, जहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। तो ये एक तरह से एंट्रेंस माना जाता है उस मेहरौली कॉम्प्लेक्स का। तो इस बिल्डिंग में आप देखोगे कि चारों तरफ से आर्चेज हैं, ट्रू आर्चेज हैं, और ऊपर की तरफ एक डोम है। फिर इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड ही मेन टाइम पीरियड था। तो इनके टाइम पीरियड पे रेड सैंडस्टोन काफ़ी यूज़ हुआ है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। तो रेड सैंडस्टोन बहुतायत में इन लोगों ने यूज़ किया, और रेड सैंडस्टोन के साथ अच्छी बात यह है कि देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। फिर लेकिन हाँ, एक्सट्रैक्शन ऑफ द रेड सैंडस्टोन, उसको निकालना, उसको कट करना कॉस्टली प्रोसेस है। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी को ये भी कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली शहर के एक भाग का निर्माण उन्होंने कराया था। तो दिल्ली शहर के बहुत सारे पार्ट हैं, ठीक है। कुछ तो महाभारत के टाइम से हैं और कुछ राजपूत शासकों ने बनाए थे, बट बहुत सारे पार्ट हैं दिल्ली के जो कि दिल्ली सल्तनत के रूलर्स ने भी बनाए थे। उसमें से जो प्रथम नाम है वो है अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने 1304 में, ठीक है, 1304 में सिटी ऑफ सीरी, विच इज़ वन ऑफ द प्रिकर्सर सिटी ऑफ दिल्ली,
ही लेड द फाउंडेशन ऑफ दिस सिटी। बट जैसा कि आप देख सकते हो कि इस डायनेस्टी का टाइम पीरियड बहुत लंबा नहीं था, एंड इस डायनेस्टी में अलाउद्दीन खिलजी को अगर जो आपने पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा कि कितने सारे कैंपेन्स लीड किए हैं उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया डन। तो ही वॉज मेजरली फाइटिंग। तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, बट स्टिल इट वॉज अ ग्रेट पीरियड फॉर द ट्रू इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रू आर्ट्स एंड डोम। अब आगे चलते हैं, तीसरा पीरियड जो है वो है तुगलक्स का पीरियड। देन तो अंडरस्टैंड, इस बात को समझे कि तुगलक पीरियड को बहुत ही बार ये कहा जाता है कि इट वाज क्राइसिस एज ऑफ आर्किटेक्चर। और तुगलक पीरियड थोड़ा लंबा भी था, 1320 से लेकर 1414 तक, ठीक है। तो 1414 तक लगभग 94 साल। एंड इस पीरियड में तुगलक रूलर्स को, सो अंडरस्टैंड दैट तुगलक रूलर्स हैड अ फियर, ठीक है, एक डर था उनको कि जो भी इमारतें इनके प्रीवियस शासकों द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है, प्रीवियस डायनेस्टी द्वारा बनाई गई हैं, तो वो इमारतें मजबूत नहीं हैं, ठीक है। और इन्हें ये भी लगता था कि सुंदर इमारत बनाने के चक्कर में मजबूती को ओवरलुक कर दिया गया है। तो इन्होंने एक, आप प्रण कहो या इन्होंने एक तरह से एक डिसीजन लिया कि ये मजबूत बिल्डिंग बनाएंगे और ब्यूटी की मतलब जो एस्थेटिक्स है, जो अपील है, ठीक है, जो बिल्डिंग की ब्यूटी है उसको कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इनफैक्ट इनके टाइम पे जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ बिल्डिंग्स का, वो देखने में बेहद ही नाकाबिल। देन कि जो इमारतों में जो डोम्स थे, डोम वाज रग्ड, ठीक है, रफ होते थे। और उसके अलावा इन्होंने रेड सैंडस्टोन जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता था उसको चेंज कर दिया ग्रे सैंडस्टोन से। ऐसा क्यों? रेड सैंडस्टोन कॉस्टली था, पैसे लगते थे, एक्सट्रैक्शन में भी पैसे लगते थे देन, और ग्रे सैंडस्टोन इजीली अवेलेबल था और कॉस्ट भी बहुत चीपर थी। तो इन्होंने इसको ग्रे सैंडस्टोन से रिप्लेस कर दिया। उसके अलावा बिल्डिंग्स की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इन्होंने एक नया तरीका इजाद किया जिसको कहते हैं बाटर इफेक्ट। देन तो बाटर प्रभाव या बाटर इफेक्ट, इसमें होता क्या है कि जब भी ये बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो बिल्डिंग्स की वॉल को थोड़ा सा तिरछा कर दिया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो हल्का सा तिरछा कर दिया, और हल्का सा तिरछा करने के बाद देन ऐसे ऊपर जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज स्लैंटिंग ऑफ द वॉल्स, एंड मोर ओवर इसको, इस तरीके को बोलते हैं बाटर इफेक्ट। फिर उसके अलावा नीचे की तरफ जहाँ से बेस है, बेस पे कंक्रीट और ये सब डाल के मजबूती तो कर दिया, बट ये भी देखने में खूबसूरत नहीं लगते हैं। तो इसीलिए तुगलक पीरियड को क्राइसिस पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। जहाँ तक बात आती है कि इनका कोई योगदान था या नहीं था दिल्ली के शहरों को बनाने में, तो था, इनका योगदान था। और तुगलकाबाद, तो पहला जो शहर इनके द्वारा बनाया गया वो था तुगलकाबाद, और तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। मैंने जीएसटी लिखा है, बट आप जीएसटी को जीएसटी मत समझना, ये गयासुद्दीन तुगलक है। देन उसके बाद दिन जो दूसरा दिल्ली का शहर तुगलकों द्वारा बनाया गया, जहांपना, तो इसको बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, तो जहांपना। और तीसरा शहर जिसको हम फिरोजाबाद या फिरोजा कोटला भी बोलते हैं, सो फिरोजाबाद या फिरोजा कोटला, ये बिल्डिंग आप सही गेस कर रहे हैं, ये बनाई गई थी फिरोजा तुगलक के द्वारा। तो दिल्ली के 3 शहरों का निर्माण तुगलक रूलर्स ने करवाया, जो कि तुगलकाबाद, जहांपना और फिरोजा कोटला। फिरोजा कोटला वही जगह है जहाँ पे फेमस हमारा अरुण जेटली स्टेडियम है। हाँ, अर्लियर हम उसको बोलते थे कि फिरोजा कोटला स्टेडियम, बट अब उसे अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से भी बुलाते हैं। और उसमें जो दिल्ली के क्रिकेटर्स हैं उनके नाम पे स्टैंड भी हैं, जैसे गंभीर के नाम पे भी स्टैंड है, ठीक है। तो ये तो बात रही तुगलक पीरियड की। अब आगे बढ़ते हैं, जो अगली डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, लोधी डायनेस्टी, सॉरी सैयद डायनेस्टी, और सैयद के बाद लोधी। तो जो सैयद का पीरियड था वो था 1414 से स्टार्ट होकर, ठीक है, 1451 तक। अब इस पीरियड में पॉलिटिकली तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी नहीं सिद्ध हुए, ठीक है, तो राजनीति वाइज इतने इनके कंट्रीब्यूशन नहीं रहे
जितने की आर्किटेक्चर वाइज। तो इन्होंने आर्किटेक्चर को वास्तुकला को एक तरह से फिर से रीडिफाइन किया। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पहली बात हमने लिखी है कि डोम जो बनते थे, तो डोम तो सेमी स्फेयर है, ठीक है, दैट की हाफ सर्कल यू कैन से, बट डोम का जो बेस था इन्होंने ऑक्टागोनल बनाया, ठीक है। तो इफ आई हैव टू गो विद दिस, ठीक है, तो मैं एक ट्रायल कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से बना दूँ। तो इस तरह का, तो एज आप देख सकते हैं कि 8 साइड्स हैं इसके। तो ऑक्टागोनल टॉम्ब जो डोम बनेगा इसी बेस के ऊपर बनेगा, और इनफैक्ट ये डोम खूबसूरत लगते थे। फिर दूसरा मैंने लिखा है गुलदस्ता। अब गुलदस्ता क्या है, नॉर्मली हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि घर में गुलदस्ता लगा दो, डन। तो गुलदस्ता में क्या होता है कि एक नीचे एक वेस है और उसके ऊपर हम फूल फ्लावर ये सब डाल देते हैं। तो इसी तरह से स्कल्पचर फॉर्म में दीवारों पर गुलदस्ता के डिज़ाइंस बनाए जाते थे, ठीक है। और हमने पहले डिस्कशन जब किया अराबेस्क्यू टेक्निक ऑफ डेकोरेशन, तो इन अ वे इट इज़ अ गुलदस्ता फॉर्म ऑफ डेकोरेशन ऑल्सो। फिर उसके अलावा टाइल्स, ठीक है, सो ब्लू इनेमल टाइल्स। तो हमारे घरों में, आपके घरों में, हम सबके घरों में टाइल्स तो यूज़ होता है, ठीक है, बट जो इनेमलिंग प्रोसेस होता है उसके थ्रू टाइल बहुत मजबूत हो जाती है और टाइल में एक साइन आती है, डन। तो ब्लू इनेमल टाइल्स वेर ओरिजिनली इन्वेंटेड इन टर्की, इन इस्तांबुल, एंड देन दिस इज द टाइम कि इस पीरियड में इन लोगों ने भारत में इस ब्लू इनेमल टाइल्स का इंट्रोडक्शन किया। As far as the best example of their building is concerned, तो जो इनकी सबसे खूबसूरत बिल्डिंग थी उसको बोलते हैं मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा, ठीक है। तो मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा, और ये मकबरा है कहाँ, तो ये मकबरा भी लोधी गार्डन में ही है, ठीक है, वही गार्डन जिसे हम आगे वाले पीरियड में फर्दर डिफाइन करेंगे। तो ये तो बात रही सैयद पीरियड तक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पीरियड विच इज लोधी पीरियड। सो लोधी पीरियड, अब ये लोधीज का जो रूल था, ठीक है, 1451 से लेकर 1526 तक। अब क्या इनकी क्या अचीवमेंट्स थी या इन्होंने क्या नया इंट्रोड्यूस किया। तो लोधीज, जैसा कि आपने मध्यकालीन भारत में पढ़ा होगा कि लोधी अफगान थे, देन इसके पहले के जो भी दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो लोग तर्क थे, बट ये अफगान थे। और इन्होंने जो भारतीय कॉन्सेप्ट है बरामदा का, ठीक है, वरांदा बरामदा जो भी हम कहते हैं, तो उसको अपने बिल्डिंग्स में इंक्लूड करना स्टार्ट किया। तो एक तरह से दे आर इनकॉर्पोरेटिंग इंडियन एलिमेंट्स इन द इस्लामिक आर्किटेक्चर। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था इनके टाइम पे जिसको हम बोलते हैं डबल डोम आर्किटेक्चर। तो इसी को मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है कि डबल डोम आर्किटेक्चर दिखता कैसे है, कि ये जो नीचे का बेस है एक ये डोम है और ऊपर की तरफ से आपको ये बड़ा डोम दिखेगा। तो जब आप बिल्डिंग के अंदर खड़े होते हो तो आपको डोम की ऊंचाई सिर्फ इतनी दिखेगी, एंड और जब आप बाहर आते हो तो डोम की ऊंचाई ऊपर दिखेगी। तो ऐसा इन्होंने क्यों किया? पहली बात कि जब डोम की ऊंचाई बाहर से दिखती है तो बिल्डिंग खूबसूरत दिखता है, बट अगर जो नीचे डबल डोम नहीं हो तो डोम मजबूत नहीं होता है, अर्थक्वेक आए तो टूट के गिर जाएगा, डन। बट जब डबल डोम होता है तो इसमें एक शॉक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आ जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो अगर ये नीचे का डोम ना हो तो यहाँ पे बहुत अंधेरा क्रिएट हो जाएगा सिर्फ ऊपर वाले डोम की वजह से, बट ये डोम की हाइट जब नीचे होती है तो अंधेरा क्रिएट नहीं होता है और कोई भी बिल्डिंग भूतहा नहीं लगती है। इसके पहले के जो बिल्डिंग्स थे उसमें ऐसा लगता था दैट कि आउटसाइड से बहुत खूबसूरत, बट अंदर जाइए तो ऐसा लगता था कि हॉन्टेड है, ठीक है, कि हॉन्टेड स्पिरिट्स आर देयर इनसाइड द डोम, कि हॉन्टेड स्पिरिट्स हैं डोम के इनसाइड में। तो इस वजह से इन्होंने कुछ अच्छा सोचा और एक अच्छी तकनीक भी लेकर आए जिसकी वजह से बहुत ही मजबूत डोम बने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ इन्होंने ये जो डबल डोम स्ट्रक्चर बनाया इन्होंने यूज़ किया, इनके बाद भी मुगल्स ने इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू किया, और जब ब्रिटिश इंडिया में रूल करने लगे तो उन्होंने भी डबल डोम आर्किटेक्चर को कंटिन्यू किया। तो तीसरा फीचर, ठीक है, गार्डन। तो गार्डन
तो लोधी ही थे जिन्होंने गार्डन लगाने की परंपरा स्टार्ट की, ये अपने बिल्डिंग्स के अराउंड में गार्डन बनाना। और बेस्ट एग्जाम्पल इनके गार्डन का है लोधी गार्डन, जो कि दिल्ली का बहुत पॉश इलाका है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इसके अगल बगल रहते हैं, एमपी के आवास हैं। देन तो लोधी गार्डन के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं, इवन सैयद डायनेस्टी की भी बिल्डिंग्स हैं और लोधी शासकों के मकबरे भी हैं। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसके अलावा एक छोटा सा डिस्कशन है, ठीक है, कि जब दिल्ली के शासक रूल कर रहे थे तो उस समय पर कुछ प्रोविंशियल आर्किटेक्चर भी थे, ठीक है। तो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर में जो महत्वपूर्ण नाम है, अब प्रोविंशियल आर्किटेक्चर का मतलब आप समझना कि ये दिल्ली के शासकों द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोकल रूलर्स हैं डिफरेंट प्रोविंसेस में जिन्होंने इन बिल्डिंग्स को या इस तरह की संरचना को बनाया है। तो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर में जो महत्वपूर्ण जगहें हैं, आई एम राइटिंग द नेम्स ऑफ दीज प्लेसेस। देन जैसे कि बंगाल आर्किटेक्चर, ठीक है, तो बंगाल में था। तो बंगाल आर्किटेक्चर एक यूनिक आर्किटेक्चर था जहाँ टेराकोटा का बड़ा ही यूज होता था। अब टेराकोटा इज बेसिकली कि कोई भी ब्रिक इज ऑल्सो टेराकोटा, बट ये थिन टेराकोटा ब्रिक यूज करते थे। और उसके अलावा इनकी जो बिल्डिंग्स होती थी वो ऐसे झुकी हुई होती थी, स्लोपिंग रूफ होते थे। तो स्लोपिंग रूफ का एक पर्पस होता था कि रेन का इफेक्टिव ड्रेनेज हो। देन तो बंगाल आर्किटेक्चर, ठीक है। फिर उसके अलावा बंगाल आर्किटेक्चर के बाद जौनपुर। तो जौनपुर की क्या खासियत थी कि जौनपुर यूपी में, तो इनकी खासियत थी कि ये बहुत बड़े बड़े गेटवेज बनाते थे और इन गेटवेज को प्रोपाइलोन गेटवे बोलते थे, ठीक है। तो प्रोपाइलोन गेटवे कि जैसे मस्जिद है, मस्जिद के आगे एक बहुत बड़ा सा गेटवे बनाया और गेटवे खूबसूरत होता था, उसमें मल्टीपल आर्चेस होते थे, ठीक है। बट इनकी मस्जिदों में मीनार नहीं होते थे। तो मीनार क्यों नहीं होते थे? क्योंकि मीनार का मेनली काम ये होता है कि वहाँ से मॉर्निंग प्रेयर का अनाउंसमेंट हो, तो वो अनाउंसमेंट इनके प्रोपाइलोन गेटवे से ही हो जाता था। देन तो इसलिए इनको मीनार की ज़रूरत नहीं थी। और इनका सबसे अच्छा उदाहरण है इनके आर्किटेक्चर का अटाला मस्जिद जौनपुर। फिर जौनपुर के बाद एक जो सबसे खूबसूरत आर्किटेक्चर है प्रोविंशियल में, मालवा। तो मालवा आर्किटेक्चर में, मालवा के इलाके में बना, मांडू के इलाके में बना हुआ, और मालवा आर्किटेक्चर में विभिन्न तरह के मार्बल्स यूज़ किए गए, ठीक है, सैंडस्टोन यूज़ किए गए। तो इनके स्टोन्स में काफ़ी वैरायटी है। उसके अलावा इनकी सीढ़ियाँ बड़ी प्रोपोर्शन थी, मतलब एक ही साइज़ की, एक ही हाइट की, और अच्छा खासा स्पेस होता था कि आपके पैर पूरे के पूरे सीढ़ियों पर पड़े। देन फिर विंडोज़ होते थे क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, आर्च की सीरीज़ बनाते थे, ऊंचे ऊंचे पवेलियन बनाते थे कि नर्मदा वैली की खूबसूरती को विटनेस किया जा सके। तो एक तरह से ये बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर था। फिर आता है मालवा के बाद गुजरात का आर्किटेक्चर। गुजरात का आर्किटेक्चर भी बहुत खूबसूरत माना जाता है। और गुजरात के आर्किटेक्चर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी जाली बनाना। तो इनके आर्किटेक्चर में जो जालियाँ बनती थी वो वन ऑफ द फाइनेस्ट हैं। जैसा कि एक एग्जाम्पल है सिदी सैयदी मॉस्क ऑफ अहमदाबाद, ठीक है। तो सिदी सैयद मॉस्क ऑफ अहमदाबाद, जिसमें आप देखोगे कि एक बड़ा ही खूबसूरत सा डिज़ाइन ऐसे बना हुआ है और मॉस्क में फिर ऐसे ऐसे कुछ एक प्लांट का डिज़ाइन है। और बेसिकली ये प्लांट क्या है कि ये बरगद का प्लांट है, ठीक है। तो बरगद का प्लांट है और बरगद के ऊपर एक खजूर का प्लांट बनाया गया है, ठीक है। तो लाइक दिस, तो दिस स्ट्रक्चर जब आप रियल जाली देखोगे सिदी सैयद मॉस्क का, तो आप बहुत ही अच्छा फील करोगे कि मतलब इट इज़ ह्यूमन आर्टिस्ट्री हैज़ गॉन इनटू इंग्रेविंग ऑफ द आर्किटेक्चर। सो ये आप देखोगे इसमें। तो गुजरात आर्किटेक्चर अपने आप में ही एक खूबसूरत आर्किटेक्चर था। और एक और प्रोविंशियल आर्किटेक्चर जिसे हम कहते हैं कि बीजापुर का आर्किटेक्चर। तो बीजापुर का आर्किटेक्चर नॉर्थ कर्नाटका, और यहाँ की स्पेशलिटी क्या थी कि इनके जो डोम्स होते थे इनकी बिल्डिंग्स पे, इनके मकबरों पे, वो एकदम ऐसा लगता था कि कंप्लीट सर्कल हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है कि डोम सेमी स्फेयर होता है, बट यहाँ पे डोम्स तो पूरे के पूरे ऐसे लगते थे कि पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोविंशियल आर्किटेक्चर उस समय के थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे।
आफ्टर दिल्ली सल्तनत द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीरियड दैट वी नीड टू डिस्कस, जो हमें डिस्कशन करना है, दैट इज द मुगल आर्किटेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट विद द मुगल आर्किटेक्चर. सो व्हेन इट कम्स टू मुगल आर्किटेक्चर, उसमें आपको बहुत अच्छे से पता है कि बाबर ने पहला बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया 1526 में, और उसके बाद इन मुगल वंश का स्थापना किया और मुगल रूल की स्थापना की भारत में. तो बाबर जो कि 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं, 1530 में उनकी मृत्यु हो जाती है. एक ये छोटा पीरियड है, और इस छोटे पीरियड में उनके द्वारा कोई बहुत बड़ा आर्किटेक्चरल इनिशिएटिव लिया नहीं गया. फिर भी ठीक है, फिर भी उन्होंने, बाबर ने 2 मस्जिद बनाए. ठीक है, और बाबर के द्वारा बनाए गए ये 2 मस्जिद थे. एक तो संभल जो कि वेस्टर्न यूपी में है, और दूसरा पानीपत. तो आप सोच रहे होंगे कि बाबरी मस्जिद, तो बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर द्वारा नहीं किया गया था. ये 1529 में बाबर के समय कालीन ही एक जनरल थे जिसका नाम था मीर बाकी, और मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन अयोध्या में करवाया था. देन बाकी उससे रही सही बातें, ठीक है, कि मंदिर क्या था नहीं था, वो आप भली भांति परिचय हैं. अब आगे बढ़ते हैं हुमायूं के समयावधि से. तो हुमायूं की जो समयावधि थी वो 1530 से लेकर 1540 तक, और 1540 में जब वो पूरी तरह से शेरशाह सूरी से डिफीट हो जाते हैं, तो देन ही टेक्स रिफ्यूज एसाइलम इन ईरान. फिर हुमायूं रिटर्न बैक्स टू इंडिया कि 1555 में ही कम्स बैक टू इंडिया, और फिर वापस से सूरी डायनेस्टी को हटाकर फिर से वापस मुगल शासन लागू करते हैं. लेकिन इस टाइम तक आते आते, ठीक है, एक अनफॉर्चुनेट चीज़ होती है कि कुछ ही महीनों में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है. तो इस तरह से हुमायूं के पास भी वो समयावधि नहीं थी जिसमें वो एक बेहतरीन वास्तुकला का प्रदर्शन कर सकें भारत में. तो लगभग ना के बराबर वास्तुकला थी उनके समय पर. बट एक इनिशिएटिव था हुमायूं का जो उनके लाइफ टाइम में था, कि इन्होंने भी दिल्ली के एक प्रिकर्सर सिटी या दिल्ली के ही एक भाग की फाउंडेशन रखी थी, और इन्होंने इस भाग का नाम रखा था दीन पनाह. बट चूंकि ये शेरशाह सूरी से डिफीट हो गए, तो डिफीट होने के बाद इनका ये ड्रीम पूरा नहीं हुआ, पर शेरशाह सूरी ने इस कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू किया, और बाद में दीन पनाह को नया नाम दिया शेरगढ़. देन तो शेरगढ़ वाज द अनदर प्रिकर्सर सिटी, जो कि आज का दिल्ली का पुराने किले का इलाका है. अब जो रियल बिगिनिंग है मुगल आर्किटेक्चर की, वो स्टार्ट होती है अकबर के टाइम पर. अकबर शासक बनते हैं 1556 में, और उस समय जैसा कि आप अवगत होंगे कि अकबर की उम्र हार्डली 13 या 14 साल थी. तो इस समय पर हुमायूं जो कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनकी 2 विधवा पत्नियां हामिदा बेगम और बेगा बेगम ने मुगल एम्पायर की पहली लैंडमार्क बिल्डिंग बनाई, और इस लैंडमार्क बिल्डिंग को हम कहते हैं हुमायूं का मकबरा. तो हुमायूं का मकबरा और हुमायूं's टॉम्ब इज द फर्स्ट लैंडमार्क बिल्डिंग ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर. तो मुगल आर्किटेक्चर का पहला लैंडमार्क बिल्डिंग. अब इसकी खासियत क्या है? तो इसकी खासियत ये है कि इसमें बहुत ही परफेक्ट ब्लेंडिंग है आर्च और डोम के मेथड का. उसके अलावा इन्होंने बहुत खूबसूरती से इसमें रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल मिश्रित करके यूज़ किया है. उसके अलावा एक बैलेंस दिखता है इस पूरी बिल्डिंग में. बैलेंस के अलावा भी ऐसा कहा जाता है कि ये पहली बिल्डिंग थी जिसमें चारबाग स्टाइल था, कि चारों तरफ गार्डन लगाए गए. तो एक परफेक्ट बैलेंस वाली बिल्डिंग पहली बार मुगल साम्राज्य में तैयार हुआ, और आगे आने वाले समय पर हुमायूं का मकबरा इंस्पिरेशन था बहुत सारी बिल्डिंग्स में जो कि अकबर के टाइम पे बने, जहांगीर के टाइम पे बने, या फिर दिन शाहजहां के टाइम पर बने. तो रियल बिगिनिंग फ्रॉम द अकबर्स टाइम, बट द फर्स्ट इनिशिएटिव बाय द विडोज ऑफ हुमायूं, हामिदा बेगम एंड बेगा बेगम. अब बात करते हैं अकबर के पीरियड की. तो अकबर की पीरियड
Now it is the true beginning. I have just written his name. The rest of the things we will write, we will understand. तो अकबर का जो पीरियड है 1556 से लेकर 1605 के बीच में, इसको माना जाता है कि ये पीरियड हर तरह से गुड गवर्नेंस का था और आर्किटेक्चर में भी एक रिफ्लेक्शन था गंगा जमुनी तहजीब का। इस बात का मतलब ये है कि जहाँ एक तरफ इस्लामिक आर्किटेक्चर है, दूसरी तरफ हिंदू वास्तुकला, बौद्ध वास्तुकला, जैन वास्तुकला और सबका समावेश अकबर के पीरियड में देखने को मिलता है। तो हिंदू वास्तुकला में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध वास्तुकला आर्किटेक्चर थी जो कि राजपूत आर्किटेक्चर थी। तो बहुत सारे राजपूत आर्किटेक्चर के एलिमेंट्स अकबर ने अपनी बिल्डिंग्स में समाहित किया। तो अकबर की जो पहली इनिशिएटिव थी वो थी रेड फोर्ट आगरा। तो अकबर ने जो रेड फोर्ट आगरा बनाया लाल स्टोन से, रेड सैंडस्टोन से, उसके बाद कुछ समय के बाद ऐसा कहा जाता है कि अकबर को अपनी वाइफ जोधाबाई से किसी पुत्र का सुख प्राप्त नहीं था। तो किसी के कहने पर अकबर जाते हैं फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में वो वहाँ के जो बहुत फेमस सूफी सेंट हैं सलीमुद्दीन चिश्ती, तो उनसे सलाह करते हैं और उन्हीं की ब्लेसिंग से ऐसा कहा जाता है कि अकबर को जोधा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और सलीमुद्दीन चिश्ती के नाम पर ही उन्होंने अपने बेटे का नाम सलीम रखा, जो आगे चलकर जहांगीर हुए। तो इस बात से प्रभावित होकर और सूफी सेंट सलीमुद्दीन चिश्ती की पर्सनालिटी से प्रभावित होकर अकबर ने एक डिसीजन लिया कि वो एक नया कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और इस कैपिटल कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है फतेहपुर सीकरी कॉम्प्लेक्स। तो फतेहपुर सीकरी की क्या खासियत है? अब बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए गए फतेहपुर सीकरी टाउन में। अब जो सबसे पहला महत्वपूर्ण बिल्डिंग हमें जहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करना चाहिए वो है फतेहपुर सीकरी का किला। तो किला के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। अब किला में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्डिंग है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा को अकबर ने बनाया था अपनी गुजरात की विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, और बुलंद दरवाज़ा में कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन जो है वो इंस्पिरेशन जो है बुलंद दरवाज़ा में वो आपको देखने को मिलता है हुमायूं के मकबरे से। तो जब कभी भी आपको मौका मिले दिल्ली जाने का, और दिल्ली आप हुमायूं का मकबरा ज़रूर जाएं और वहाँ पे देखें कि कैसे डिफरेंट टाइप के आर्चेस बनाए गए हैं। तो मैं एक बहुत तेज़ी से एक चित्र बना रहा हूँ जो कि आपको हुमायूं के मकबरे में भी देखने को मिलेगा और आपको बहुत सारे मुगल बिल्डिंग्स में भी देखने को मिलेगा। तो इसमें है क्या कि बीच में एक बड़ा सा आर्च होगा और साइड में 2 आर्चेस होंगे। तो बहुत सारे मुगल गेटवेज पे भी आप इस तरह के आर्चेस देख पाएंगे। ऐसा ही आर्च आपको हुमायूं के मकबरे में भी मिलेगा। तो वहां से इंस्पायर होके गेटवेज बनने लगे और इस टाइप के आर्च को, जहां बीच में एक बड़ा आर्च, साइड में 2 छोटे छोटे आर्च, इसको बोलते हैं ट्यूडोर आर्च। तो ये एक बिगिनिंग होती है, ठीक है, अकबर के टाइम पे बुलंद दरवाजे में। बुलंद दरवाजे को सबसे बड़ा दरवाज़ा भी मानते हैं। अब अगली खासियत क्या है, ठीक है? तो अगली खासियत के लिए हमें एक बिल्डिंग का नाम लेना होगा, ठीक है? और ये बिल्डिंग है आपकी पंचमहल। तो पंचमहल को राजपूत स्टाइल में बनाया गया था। और पंचमहल में खासियत क्या है कि जैसे कि नाम में है पंचमहल, तो 5 मंजिला इमारत है। 5 मंजिला इमारत में फ्लैट रूफ है, ठीक है? तो एकदम जैसे कि हिंदू स्टाइल में, राजपूत स्टाइल में फ्लैट रूफ बनते थे, वैसे 5 मंजिला इमारत है। और पूरी की पूरी बिल्डिंग पिलर्स पे बनी हुई है, कॉलम्स पे बनी हुई है, वो भी एक हिंदू स्टाइल है। तो एक तरह से ये एक हिंदू राजपूत रिप्रेजेंटेशन है। फिर और जो बिल्डिंग्स हैं इस प्रेमाइस में, इस परिसर में, उसमें से जोधा पैलेस, जहांगीरी महल, फिर बीरबल पैलेस, देन सलीमुद्दीन चिश्ती का मकबरा,
सलीम चिश्तीज टॉम्ब। तो ये जो सलीम चिश्ती का जो मकबरा है ये दैट पर्ल कलर में, पर्ल वाइट कलर मतलब क्रीम कलर में बना हुआ, क्रीम कलर के मार्बल से बना हुआ मकबरा है। और इस मकबरे की सबसे खूबसूरती इसकी जालियां हैं। तो जाली वर्क जो हमने बिगनिंग में लिखा, आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत खूबसूरत जालियां बनी हुई हैं। अब एक और बिल्डिंग है फतेहपुर सीकरी के ही कॉम्प्लेक्स में जिसको हम कहते हैं इबादत खाना। ये आर्किटेक्चर वाइज उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि पर्पस वाइज। तो इबादत खाना जो था, इबादत खाने में अकबर इनवाइट करते थे, ठीक है, जो स्कॉलर्स थे, ठीक है, हिंदू धर्म के, बौद्ध धर्म के, ईसाई धर्म के, ठीक है, फिर पारसीस को, इस्लाम धर्म के, तो Akbar invited people or representatives of different religions in this building और यहाँ पे डिस्कशन और डेलिब्रेशन होता था रिलीजियस मैटर पे। और इतिहास में आप पढ़ते हो कि इन डिस्कशन का एक आउटकम था जो कि अकबर का अपना ही रिलीजन था जिसे हम कहते हैं तौहीद इलाही, जो बाद में चलकर दीन इलाही के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो इबादत खाना का पर्पस था कि यहाँ पे हर रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता था ताकि उनसे रिलीजियस मैटर्स पे डिबेट और डिस्कशन हो। इसके अलावा, इन बातों के अलावा, इन बिल्डिंग्स के अलावा अकबर ने मंदिरों को भी दान दिया। जैसे कि कुछ मंदिर थे मथुरा वृंदावन में केशव राय टेम्पल, तो अकबर रेगुलरली वहाँ पे डोनेट करते थे। उसके अलावा अकबर के ही एक मिनिस्टर थे राजा मान सिंह, जो कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर बना रहे थे, गोविंद देव का मंदिर मथुरा वृंदावन में। तो इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन के समय पे भी अकबर ने उनको फिनेंशियली सपोर्ट किया। बट आयरनी इज़ कि ये जो मंदिर जिसकी लेगेसी मुगल वंश से भी संबंधित है, इस मंदिर को औरंगज़ेब ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो एक तरह से औरंगज़ेब ने ना सिर्फ मानसिंह के द्वारा बनाए गए मंदिर को डिस्ट्रॉय किया, बट अकबर द्वारा सपोर्टेड मंदिर को भी डिस्ट्रॉय किया। आगे बढ़ते हैं कि ये तो बातें रहीं अकबर के समय से कि क्या कंस्ट्रक्शन था और क्या बिल्डिंग्स थी। अकबर के बाद जो नेक्स्ट है जहांगीर। अब जहांगीर के बारे में आप समझिए कि जहांगीर जो थे, ठीक है, जहांगीर, अब जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो यू गेट टू नो कि जहांगीर अंतिम समय में जब अकबर अपनी मृत्युशैया पे थे तो उसके कुछ समय पहले से जहांगीर से उनकी बनती नहीं थी, ठीक है। बट फिर भी बनना, एक दूसरे के कामों से संतुष्ट ना होना, ठीक है, अलग बात है, बट पिता पुत्र का प्रेम तो था। तो अकबर की जब मृत्यु होती है तो जहांगीर अपने पिता की इच्छा के अनुसार, ठीक है, आगरा के बगल में एक टाउन है सिकंदरा, सिकंदरा में अकबर का मकबरा बनाया। तो जहांगीर की जो पहली इनिशिएटिव थी कि अकबर का मकबरा, अकबर टॉम्ब इन सिकंदरा। फिर उसके बाद जो दूसरी आर्किटेक्चरल इनिशिएटिव है जहांगीर की, वो है मोती मस्जिद ऑफ लाहौर। तो मोती मस्जिद, इन्होंने लाहौर में मोती मस्जिद बनाया और इसे मोती मस्जिद कहते इसलिए हैं कि जो मस्जिद का कलर है, जो स्टोन यूज हुआ है, वो मोती के कलर का स्टोन है, इसलिए इसे मोती मस्जिद कहते हैं। बट इसके अलावा ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है कि जहांगीर आर्किटेक्चर में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। जहांगीर in fact was more interested in painting. He was a famous painter. Then, और दूसरा, पूरे टाइम पे उनको यही देखा जाता था कि या तो वो कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस में लिप्त होते थे या फिर दिन पेंटिंग करते रहते थे। तो इस समय पर जो वास्तुकला से संबंधित इनिशिएटिव्स हैं वो महत्वपूर्ण तरीके से नूरजहां द्वारा लिए गए थे। अब नूरजहां ने कुछ न्यू इंट्रोडक्शंस किए इंडियन आर्किटेक्चर में, और नूरजहां द्वारा बनाया गया सबसे खूबसूरत इमारत है, ठीक है, इत्माद उद्दौला का मकबरा। इत्माद उद्दौलाज टॉम्ब। सो इत्माद उद्दौला टॉम्ब, ये उनके फादर का मकबरा था। ओरिजिनली में इनके फादर का नाम मिर्ज़ा ग्यास बेग था,
जिन्हें इत्माद उद्दौला का टाइटल मिला था, और ये टॉम्ब उन्होंने बनाया आगरा में। अब खासियत क्या है इस मकबरे की? तो ये मुगल हाउस का पहला मकबरा था जिसे प्योर वाइट मार्बल में बनाया गया था। उसके अलावा ये पहला मकबरा था जिसमें पाइत्रा ड्यूरा टेक्निक ऑफ डेकोरेशन को यूज किया गया। तो पाइत्रा ड्यूरा टेक्निक ऑफ डेकोरेशन वाज फर्स्ट यूज इन दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग इन आगरा। और सबसे आश्चर्य वाली बात है ये कि इत्मादुद्दौला के मकबरे को ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ताजमहल के बनने का इंस्पिरेशन, के ताजमहल के डिज़ाइन का इंस्पिरेशन इत्मादुद्दौला के मकबरे से आता है। तो अगली बार जब कभी आप आगरा जाइए तो पहले इत्मादुद्दौला के मकबरे जाइए और फिर ताजमहल देखिए, तब आप महसूस कर पाएंगे कि डिज़ाइन में क्या सिमिलैरिटी है और क्या इंस्पिरेशन है। एक और ख़ास बात यह है कि जब कभी आप आगरे जाते हैं तो आगरा में आप जब इत्मादुद्दौले के मकबरे को देखते हैं और उसके बाद दिन ताजमहल को देखते हैं तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि इत्मादुद्दौला का मकबरा देखने में ही लगता है कि किसी पुरुष से संबंधित है, और ताजमहल देखने में ही लगता है कि इतनी खूबसूरती, इतनी सॉफ्टनेस और इतनी ब्यूटी एक औरत के मकबरे में ही हो सकती है। तो यू हैव टू गो देयर टू विटनेस इट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो इत्मादुद्दौला का मकबरा, नूरजहां क्रिएटेड इट। नूरजहां को एक और शौक था कि गार्डन्स लगाने का। तो नूरजहां द्वारा लगाए गए गार्डन्स में जो महत्वपूर्ण है वो है श्रीनगर का निशात बाग और श्रीनगर का ही शालीमार बाग। निशात बाग और शालीमार बाग ये दोनों ही नूरजहां ने ही लगवाए थे। और आज के समय पर जैसा कि आप जानते हो कि जो टूरिस्ट श्रीनगर जाते हैं वो इन जगहों पर जरूर जाते हैं बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अब लेट्स मूव ऑन टू जहांगीर के बाद क्लाइमेक्स, एपिजी, ठीक है, या कहिए कि वास्तुकला का सबसे चरम स्टेज, देन दैट इज शाहजहां का पीरियड। तो शाहजहां का पीरियड हम एक शब्द लिखेंगे, क्लाइमेक्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो इट इज क्लाइमेक्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। ताजमहल के जब एंट्रेंस पे आप जाते हैं, कुछ आगे जब बढ़ते हैं तो आमिर खुसरो की एक लाइन यहाँ पे लिखी है, ठीक है। और ये आमिर खुसरो की जो लाइन है, जो उनकी शायरी है, वो बेसिकली उन्होंने लिखी तो कश्मीर के लिए थी, बट ये फिट बैठती है शायरी ताजमहल के लिए। और शायरी क्या थी या लाइंस क्या हैं? गर भरू ज़मीन अस्ते हमीन अस्ते हमीन अस्ते हमीन अस्ते। अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो कश्मीर को देखकर भी आप कहेंगे ऐसा, बिल्कुल कहेंगे, पर ताजमहल को भी देखकर आप बिना कहे नहीं रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि ताजमहल सबसे खूबसूरत क्रिएशन थी शाहजहां की और पूरे मिडीवल इंडिया की। तो ताजमहल को बनाने में, ठीक है, क्या रीजंस थे? जो फेवरेट वाइफ थी शाहजहां की, अंजुमन बानो बेगम, जिनको वो प्यार से मुमताज़ महल बुलाते थे, जब उनकी मृत्यु होती है 1630 के आसपास, तो शाहजहां बहुत दुखी होते हैं और उसके बाद दिन उनकी याद में वो ये मकबरा बनाने का तय करते हैं। तो इस मकबरे को बनाने में, ताजमहल एक मकबरा है और इस मकबरे को बनाने में लगभग 20 साल लग गए। तो 1653 के आसपास ये मकबरा जब बन के तैयार हुआ तो ऐसा हर लोग कहने लगे, और कहना भी चाहिए, और कहा भी जाता है कि दुनिया का एक आर्किटेक्चरल वंडर था। तो ताजमहल में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के जो भी फीचर्स हैं वो अपने चरम पर थे, चाहे वो अराबिस्की हो, चाहे वो कैलीग्राफी हो, चाहे वो पाइत्रा ड्यूरा हो, वाइट मार्बल हो, मीनार का ट्रेडिशन हो, जाली वर्क हो, सब कुछ एक चरम स्टेज पर था। और एक अलग सी ही खूबसूरती है इस बिल्डिंग में। इसके अलावा शाहजहां ने एक और तकनीक इंट्रोड्यूस की थी ताजमहल के थ्रू, उसको कहते हैं फोर साइटनिंग टेक्निक। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज फोर साइटनिंग टेक्निक। फोर साइटनिंग टेक्निक का मतलब ये है कि
जब आप थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस चेंज करते हैं और थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस से ही जब आप ताजमहल को देखते हैं तो ताजमहल का शेप चेंज होता हुआ नजर आता है। जैसे कि ताजमहल के जब प्रेमाइस में जब आप अंदर घुसते हैं तो अंदर घुसने के बाद एक गेट है और उस गेट से ताजमहल दिखाई देता है। तो जब आप उस गेट पे खड़े होकर ताजमहल को देखते हैं तो आपको लगता है कि ताजमहल छोटा है, बट 1 मीटर ही आगे बढ़ते जब आप पहली सीढ़ी पर नीचे उतरते हैं तो अचानक से ताजमहल का साइज दोगुना बड़ा दिखने लगता है। तो ये एक इल्यूजन है और इस इल्यूजन को फोर्ट साइटनिंग टेक्निक कहते हैं, जो कि इसी बिल्डिंग में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो अपने आप में एक आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तो ताजमहल बनाया उन्होंने। उसके अलावा उन्होंने आ, दिल्ली शहर का एक भाग, आप कहें तो सबसे महत्वपूर्ण भाग, शाहजहानाबाद बनाया। और शाहजहानाबाद आज के समय पर क्या है, ये दिल्ली 6 का इलाका है, ठीक है, दिल्ली 6 में चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, 30 हजारी, कश्मीरी गेट, मोरी गेट, दरियागंज, ये सारे इलाके दिल्ली 6 के इलाके में आते हैं। और ये इलाका था शाहजहानाबाद का। तो शाहजहानाबाद में उन्होंने क्या बनाया, रेड फोर्ट, ठीक है, रेड फोर्ट बनाया। फिर उसके अलावा जमा मस्जिद, देन फिर ये बाज़ार बनाए जो कि चांदनी चौक है, चावड़ी बाज़ार है, कश्मीरी बहुत सारे गेट्स बने थे, कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, मोरी गेट, 30 हजारी गेट, तो ऐसे गेट्स भी बने और उन गेट्स में वही ट्यूडोर आर्चेस हैं। तो एक बहुत बृहद लेवल पर ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन हुआ दिल्ली में, और दिल्ली मुग़ल साम्राज्य की राजधानी बन गई। बहुत पहले भी बनती थी, ठीक है, लेकिन जिस तरह से इस समय पर दिल्ली प्रसिद्ध हुई वैसी प्रसिद्धि पहले कभी नहीं थी। मुग़ल शासन के दौरान दिल्ली सल्तनत के टाइम पे तो थी ही, बट अभी और भी ज़्यादा हो गई। तो जो बेस्ट स्टेज था मुग़ल आर्किटेक्चर का, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, वो शाहजहाँ का फेज़ था। अब जब बेस्ट आता है तो बेस्ट के बाद डिक्लाइन भी होता है, और वो डिक्लाइन का फेज़ है औरंगज़ेब। देन तो औरंगज़ेब का पीरियड इज डिक्लाइन ऑफ आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले औरंगज़ेब को इस बात से शिकायत थी, ठीक है, कि बहुत सारे पैसे इन बिल्डिंग्स को, इन मेमोरियल्स को, मकबरों को बनाने में खर्च नहीं होना चाहिए। तो औरंगज़ेब ने एक निर्णय लिया कि वो मकबरे नहीं बनाएंगे, देन उस पे पैसे नहीं खर्च करेंगे। 2, औरंगज़ेब ने मस्जिद बनाना जारी रखा। देन तो औरंगज़ेब ने 2 मस्जिद बनाए। एक तो मोती मस्जिद जो लाल किला दिल्ली के अंदर है, और उसके अलावा उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा मस्जिद बनाया लाहौर में, बादशाही मॉस्क, बादशाही मस्जिद। आज के समय पर यह तो दुनिया का सबसे बड़ा मॉस्क तो नहीं है, बट फिर भी कुछ टॉप के मॉस्क में अभी भी आता है। तो जहाँ तक बात आती है कि एक ये ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग बात है, थोड़ी सी इंथुजियाज्म भी क्रिएट होती है कि अगर बादशाही अभी के समय पर सबसे बड़ा मॉस्क नहीं है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का भी, तो सबसे बड़ा मॉस्क है कौन सा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का? वैसे तो बड़े मॉस्क तो ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया में है, बट जहाँ तक भारतीय महाद्वीप की बात आती है तो सबसे बड़ा जो मस्जिद है वो भोपाल में है, तैजुल मॉस्क देन ऑफ भोपाल। तो ये बात याद रखिएगा। बट औरंगज़ेब के टाइम तक दुनिया का सबसे बड़ा मॉस्क बादशाही था। फिर औरंगज़ेब के टाइम पे जैसा कि हमने बात किया कि औरंगज़ेब मकबरा बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन उनके ही एक पुत्र, ठीक है, जिन्होंने औरंगाबाद में एक मकबरा बनाया, और इस मकबरे को कहते हैं बीबी का मकबरा। देन तो बीबी का मकबरा इन एक्चुअल है क्या, ठीक है, कि इसको रबिया-उद-दौरानी का भी मकबरा कहते हैं, बट ये बिल्कुल ही अनइंटरेस्टिंग मकबरा है, ठीक है। एक तरह से ये ताजमहल की नकल है, और बहुत बार तो लोग कहते हैं कि गरीबों का ताजमहल है। देन तो आप समझ सकते हैं इस बात से कि जिस बिल्डिंग को गरीबों का ताजमहल कहा जाए उसमें क्या ही किसी वास्तुकला के बारे में बहुत ही ध्यान से चीज़ें बनाई गई हों। तो औरंगज़ेब का समय आते आते मुग़ल आर्किटेक्चर का डिक्लाइन हो चुका है, और उसके बाद जब लेटर मुग़ल्स आते हैं तो उन्होंने आर्किटेक्चर के सेक्टर में कुछ भी नहीं किया। अब चूंकि हम मुग़ल्स की बात कर चुके हैं
तो मुगल्स के ही समकालीन थे राजपूत, और राजपूत शासकों की जो वास्तुकला, जो आर्किटेक्चर थी, वो अपने आप में ही आश्चर्य वाली वास्तुकला थी। तो बिना उनके बारे में पढ़े आगे बढ़ जाना, ये आई थिंक इट इज़ नॉट फॉरगिवेबल। देन सो लेट्स लुक एट राजपूत आर्किटेक्चर। राजपूत आर्किटेक्चर। अब जहाँ तक राजपूत आर्किटेक्चर की बात आती है, मेनली राजस्थान, ठीक है, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश के, और सो एज कुछ पार्ट गुजरात के। तो इन इलाकों में राजपूत आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। अब राजपूत शासकों द्वारा बनाए गए इन आर्किटेक्चर में कुछ मुगल एलिमेंट्स भी थे, क्योंकि राजपूत का अकबर के समय से बड़ा ही अच्छा रिलेशन था मुगल्स के साथ। तो आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलता है कि दोनों के बीच में गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं लिखूंगा कि राजपूत आर्किटेक्चर में भी आपको डबल डोम देखने को मिलेगा। उसके अलावा कुछ कुछ जगह राजपूत आर्किटेक्चर में आपको आर्च भी देखने को मिलेगा। तो डबल डोम भी और कुछ कुछ जगह पे आर्च। बट जो स्पेशल बातें हैं राजपूत आर्किटेक्चर की, वो हैं उनके फोर्ट्स। तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली फोर्ट्स और उसके अलावा खूबसूरत फोर्ट्स भी राजपूत द्वारा बनाए गए थे, और इनके 7 से 8 फोर्ट्स हैं जो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में सम्मिलित हैं। तो जैसा कि कहा जाता है कि रणथंभौर का फोर्ट जब बना था तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली फोर्ट था। फिर कुंभलगढ़ का फोर्ट, फिर जोधपुर का मेहरनगढ़ फोर्ट, फिर जैसलमेर का जो रेगिस्तान के बीच में फोर्ट है, फिर भानगढ़ का फोर्ट जो आपने देखा होगा, सुना होगा, टीवी पे भी देखा होगा, भूतहा माना जाता है। तो भानगढ़ का भूतहा फोर्ट, फिर उसके अलावा चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, फिर ग्वालियर का फोर्ट। देन तो ये सारे फोर्ट अपने आप में एक आश्चर्य हैं। और इसके अलावा आमेर का फोर्ट जो कि जयपुर में है, नाहरगढ़, जयगढ़ फोर्ट। तो डिफ़िकल्ट टेरेन्स पे भी माउंटेन एरियाज़ में बनाते थे ये लोग, रेगिस्तानों में बनाते थे। जबकि हम मुगल फोर्ट्स की बात करें तो वो प्लेन एरियाज़ में थे। दो खूबसूरत थे, लेकिन प्लेन एरिया में कुछ भी बनाना आसान होता है, और जब आप माउंटेन्स पे बनाते हो तो ये डिफ़िकल्ट होता है। तो राजपूट्स वेयर वन ऑफ द बेस्ट फोर्ट मेकर्स इन द वर्ल्ड। उसके अलावा राजपूत आर्किटेक्चर में दैट स्टोन्स की बात करें तो इन्होंने मोज़ैक फ्लोरिंग भी इस्तेमाल किया, दैट रेड सैंडस्टोन भी इस्तेमाल किया है। एक स्टोन होता है जिसको हम कहते हैं बफ कलर स्टोन, जो कि बफ कलर का मतलब पीले और नारंगी के बीच का जो कलर होता है, तो वो भी इस्तेमाल किया इन्होंने। तो एक विविधता है जो स्टोन्स इन्होंने अपने बिल्डिंग्स में इस्तेमाल किया। उसके अलावा डबल डोम हमने बात की ही। कुछ कुछ बिल्डिंग्स राजपूत आर्किटेक्चर के जो बने हैं वो पानी के बीच में बने हैं, तालाब के बीच में बने हैं, वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत दिखते हैं। जैसे कि आप उदयपुर चले जाइए, उदयपुर में देखिए फतेह सागर लेक में, पिछोला लेक में, दैन बहुत सारे ऐसे राजमहल बने हुए हैं। तो पानियों के बैकड्रॉप पे राजमहल बनाना एक खासियत थी राजपूत आर्किटेक्चर की। उसके अलावा इन्होंने भी टावर्स बनाए, विक्ट्री टावर, जैसा कि चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है, जो कि वो भी बहुत खूबसूरत भी है और डिज़ाइनिंग भी बहुत अच्छी है। फिर राजपूत आर्किटेक्चर की एक खासियत थी कि इनके राजमहल बहुत ही करीने से बनाए होते थे। और आज के समय में आज देखोगे तो बहुत सारे जो राजमहल हैं राजपूतों के, वो 5 स्टार होटल्स में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। जैसा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उम्मेद भवन, और उम्मेद भवन जो जोधपुर में है वो एक ताज की प्रॉपर्टी है। वैसे ही उदय विलास पैलेस उदयपुर में ओबराय होटल की प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से कुछ बातें हैं। इसके अलावा राजपूत रूलर जयसिंह सेकंड, वो बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, मैथमेटिशियन थे। उसके अलावा उन्होंने कुछ क्या बनाया, तो सबसे पहला कि जंतर मंतर बनाए, 5 जंतर मंतर जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैं। उसमें सबसे बड़ा जंतर मंतर जयपुर में बना था। उसके अलावा उन्होंने दिल्ली में बनाया, फिर मथुरा में बनाया, उज्जैन में बनाया और बनारस में बनाया। तो 2 दिल्ली वाला तो है जंतर मंतर, देन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, बट इन द कॉन्टेम्पररी टाइम्स ये जंतर मंतर जो दिल्ली का है वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी होने के बजाय प्रोटेस्ट
ऑब्जर्वेटरी हो चुका है, तो वो आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे। अब एक और बात है राजा जयसिंह सेकंड के बारे में कि उन्होंने ही जयपुर के पिंक सिटी की स्थापना की थी, और ऐसा कहा जाता है कि पिंक सिटी ऑफ जयपुर वॉज द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया विच वॉज क्रिएटेड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वास्तुकला, कि भारत का पहला शहर था जिसको वास्तुशास्त्र के प्रिंसिपल्स के आधार पर बनाया गया है। तो राजपूत आर्किटेक्चर अपने आप में ही बहुत खूबसूरत थे और आज के टाइम पर भी फंक्शनल है। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट द मुगल पीरियड आर्किटेक्चर। नाउ वी आर मूविंग टू, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, जो कि है ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ब्रिटिश आर्किटेक्चर में दो स्टाइल्स थे कि ब्रिटिश आ तो चुके थे 1600 के बाद, 1608 1609 तक वो भली भांति इंडिया में अंदर आ चुके थे। बट जहाँ तक उनके आर्किटेक्चर की बात आती है तो रियल बिगिनिंग 1850 के बाद ही है। उसके पहले जो उन्होंने बनाए हैं हम उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बट जो रियल आर्किटेक्चरल रिफ्लेक्शन है वो 1850 के बाद काफ़ी अच्छे से दिखाई देता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रिटिश आर्किटेक्चर। तो लेट मी राइट दिस ओवर हियर के मॉडर्न ब्रिटिश आर्किटेक्चर। सबसे पहले आपने मॉडर्न आधुनिक भारत में पढ़ा होगा कि इन 1639 ब्रिटिशर्स ने एक विलेज एक्वायर किया मद्रास, और वहाँ पे अपना पहला फोर्ट बनाया सेंट फोर्ट जॉर्ज। फिर उसके बाद इन कैलकाटा जब वो एक्वायर करते हैं तो उन्होंने बनाया सेंट फोर्ट विलियम कैलकाटा। तो फोर्ट्स क्या हैं कि एक तरह से एक चार दीवारी हैं, और उस चार दीवारी के अंदर उनके रहने की, उनके तमाम सारी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स बनाए गए। तो हम कह सकते हैं कि कुछ न कुछ ब्रिटिश स्टाइल है, बट फिर भी द रियल रिफ्लेक्शन ऑफ द ब्रिटिश स्टाइल वुड बी विजिबल आफ्टर 1850s। तो ओवर द पीरियड होता क्या है कि ब्रिटिशर्स ने दो स्टाइल भारत में इंट्रोड्यूस किए। ठीक है, सो दो स्टाइल्स इंट्रोड्यूस किए। जो पहला स्टाइल था उसको हम बोलते हैं इंडो गोथिक आर्किटेक्चर। सो इंडो गोथिक आर्किटेक्चर। एंड जो दूसरा स्टाइल है वो है नियो रोमन आर्किटेक्चर। तो इंडो गोथिक और नियो रोमन आर्किटेक्चर। तो लेट्स टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट, पहले वाले की बात करते हैं, इंडो गोथिक। तो इंडो का मतलब कि इंडियन एलिमेंट है, ठीक है, कि इंडिया से चीज़ें ली गई हैं, और गोथिक का मतलब कि जो ट्रू यूरोपियन स्टाइल है, ब्रिटिश स्टाइल है, उसका रिफ्लेक्शन भारत में। तो इंडो गोथिक स्टाइल हमें 1850 से 1911 के बीच में बहुत सारी बिल्डिंग्स जो बनाई गई ब्रिटिश द्वारा, इवन इंडियन आर्किटेक्ट्स द्वारा भी, जो कि इस स्टाइल से संबंधित थी। तो स्पेशलिटी क्या है इंडो गोथिक स्टाइल की? तो आप पहली बात समझो कि ब्रिटेन पहली कंट्री थी जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो ऑब्वियसली कि जब इंजीनियरिंग की बात आती है तो उनका नॉलेज काफ़ी ऊपर था। एंड प्राचीन भारत में यह नॉलेज इंडिया के पास था, बट जब आधुनिक युग की बात करते हैं तो ब्रिटिश काफ़ी आगे हो चुके थे। तो सिविल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उनके पास जो नॉलेज था वो काफ़ी अच्छे लेवल का था। तो इस आर्किटेक्चर के इंट्रोडक्शन से जो सिविल इंजीनियरिंग की और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नई तकनीकें थी वो भारत में इंट्रोड्यूस हुई। फिर इस आर्किटेक्चर की एक खासियत ये थी कि स्टील का यूज़ और आयरन रॉड का यूज़ बढ़ गया। तो स्टील का यूज़ और आयरन रॉड का यूज़ बढ़ गया। आयरन रॉड जिसे आप सरिया कहते हो, ठीक है, तो सरिया का यूज़, आई होप कि ऑल ऑफ यू नो, नॉट इन अदरवाइज, ठीक है। तो इन अदर सेंस स्टील सरिया के यूज़ से क्या होता है कि एक हम मेस बनाते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, जब हम दीवार बनाने के बाद, और उसमें कंक्रीट को जब डालते हैं तो एक अच्छे से पकड़ मजबूत क्रिएट होती है, और वो ये जो स्ट्रक्चर है सरिया से बना हुआ, वो बिल्डिंग को एक टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। उसके अलावा जब सरिये का इस्तेमाल दीवार के कंस्ट्रक्शन में भी होता है तो आप पतली दीवारें रख सकते हैं और वो पतली दीवारें भी मजबूत होंगी। तो इस समय पे जो वॉल थे वो वॉल्स पतले थे बट बहुत मजबूत थे, और जो मुगल टाइम्स के जो वॉल थे वो 8 ईंट की चौड़ी दीवार होती थी, 6 ईंट की चौड़ी दीवार होती थी। तो बहुत चौड़ा हो गया, ठीक है, मजबूती के लिए ही बनाते थे बट बहुत चौड़ा हो जाता था। बट इस टाइम पे थिन वॉल बट सेम काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। फिर
थिनर वॉल के अलावा इस पीरियड में जो नेक्स्ट बात थी थिनर वॉल के अलावा इसकी लार्ज विंडोज़ बनाते थे। तो लार्ज विंडोज़, फिर उसके अलावा तो बड़ी बड़ी विंडोज़, क्रॉस वेंटिलेशन भी होता था। फिर जो आर्च ये बनाते थे पॉइंटेड आर्चेस, ठीक है, तो इनके द्वारा पॉइंटेड आर्चेस बनाए जाते थे, तो पॉइंटेड आर्चेस। फिर उसके बाद दिन कि पॉइंटेड आर्चेस बनाए और जो विक्टोरियन फाउंटेन्स थे, विक्टोरियन डिज़ाइन से डेकोरेशन होता था। तो विक्टोरियन डिज़ाइन से डेकोरेशन जो होता था उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण तकनीक थी कि क्लॉक टावर बनाना। तो आप देखोगे कि इनकी बिल्डिंग्स में क्लॉक टावर्स थे। जैसे कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ऑफ मुंबई, CST। तो CST का जो पुराना नाम है विक्टोरिया टर्मिनस, और विक्टोरिया टर्मिनस में बीच में क्लॉक टावर है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ से स्टार्ट होती है, एक बिगिनिंग होती है क्लॉक टावर्स बनाने की भारत के विभिन्न विभिन्न शहरों में, रेलवे स्टेशंस पे। तो एक बहुतायत तरीके से ये चीज़ें बनने लगी। तो जो आपके शहर में हो सकता है हो भी, कि आप कहते हो ये इलाका घंटा घर है, तो घंटा घर ट्रेडिशन स्टार्टेड फ्रॉम दिस इंडो गोथिक स्टाइल। नाउ अब जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं इस स्टाइल की, तो विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, फिर उसके बाद दिन जो मुंबई का CST है, गेटवे ऑफ इंडिया है, इवन दो ताज होटल जिस पे वो टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो 26/11 का अटैक, देन तो वो भी ठीक है इसी स्टाइल में बना हुआ है, इंडो गोथिक। फिर कलकत्ता में सेंट पॉल कैथेड्रल, चेन्नई में रिपन बिल्डिंग, तो ये कुछ महत्वपूर्ण, इवन मैसूर पैलेस भी इसी स्टाइल में बना हुआ है। अब आते हैं नियो रोमन आर्किटेक्चर के बारे में। तो 1911 में अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, कि आधुनिक भारत में आपने पढ़ा होगा कि ये समय था कि ग्रैंड दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। ब्रिटेन के जो मोनार्क थे किंग जॉर्ज फिफ्थ, वो भारत आए थे, और उस समय पे बंगाल के विभाजन को लेकर जो भी आक्रोश था, तो उसको उन्होंने संबोधित किया, और संबोधित करने के बाद उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि भारत की राजधानी अब कलकत्ता से ट्रांसफ़र होकर नई दिल्ली होगी। और इसी संबंध में 2 ब्रिटिश आर्किटेक्ट को अपॉइंट किया गया, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, और ये दोनों लोगों को जिम्मेदारी दी गई कि जो नई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हैं नई दिल्ली में वो ये लोग बनाएंगे। तो 1911 के बाद जो बिल्डिंग्स दिल्ली में बनी हैं देन उनको हम नियो रोमन आर्किटेक्चर कहते हैं। अब लेट्स लुक एट इसकी खासियत देखते हैं। तो नियो रोमन आर्किटेक्चर में सबसे पहली बात कि इसमें समावेश है भारत के सभी स्टाइल्स का। इन आर्किटेक्ट्स ने हिंदू स्टाइल भी इंक्लूड किया, बुद्धिस्ट स्टाइल भी इंक्लूड किया, मुगल स्टाइल भी इंक्लूड किया। तो सब कुछ इंक्लूड करने के बाद जो आया, जो बन के आया, उसको हम बोलते हैं एनोनिमस स्टाइल। यहाँ एनोनिमस से मतलब कि बहुत खूबसूरत, बहुत खराब, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे मतलब यह है कि जो स्टाइल उभर के आया, बन के आया, वैसा कहीं देखा ही नहीं गया है। तो अच्छा या बुरा जो भी हो, बट लेट्स लुक एट नेक्स्ट की सच में देखने में कैसा लगता था जब ये बने थे। तो कहा जाए तो बिल्डिंग्स ग्रैंड थे, और बिल्डिंग्स का जो लुक था मेजेस्टिक था, कि अपने आप में एक बहुत ही रॉयल सी फीलिंग आती थी बिल्डिंग्स को देखने में। तो इट मीन्स कि लुक्स गुड। अब इसके अलावा ठीक है कुछ दिक्कतें भी थी इनकी बिल्डिंग्स में। दिक्कतें जैसे कि यूटिलिटी और कन्वीनियंस कॉम्प्रोमाइज़ थे। तो यूटिलिटी और कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि जैसे आप मान लो कि बिल्डिंग्स में दैट सीढ़ियाँ जो हैं तो वो यूटिलिटी है। अब सीढ़ियों को बहुत कंजेस्टेड बना दिया गया, तो उसको हम बोलेंगे कि ये कॉम्प्रोमाइज़ है। तो बहुत सारी बिल्डिंग्स में यूटिलिटी और कन्वीनियंस सेक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड थे। बट उसके अलावा और क्या खासियत थी, तो सर्कुलर ग्राउंड प्लान ये बनाते थे। तो जनरली क्या था कि मेजॉरिटी ऑफ द बिल्डिंग्स ऑफ दैट टाइम हैड अ सर्कुलर ग्राउंड प्लान। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि भारत का पुराना संसद, ठीक है, अब तो नए संसद में सब लोग चले गए हैं, तो पुराना संसद सर्कुलर फॉर्म में था। हमने बुंदेलखंड वाले टाइम पे बात भी की थी कि खजुराहो टेम्पल में कि कैसे इंस्पिरेशन था। फिर उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग थी वो भी सर्कुलर ग्राउंड प्लान था। ऐसे ही करके बहुत सारी बिल्डिंग्स जो नई दिल्ली में बने उनका सर्कुलर ग्राउंड प्लान था। तो एक खासियत ये थी। फिर उसके अलावा
इन्होंने कोटा स्टोन का बहुत बड़े लेवल पे प्रयोग किया था और उसके अलावा राजपूत स्टाइल से भी बहुत सारे इंस्पायर्ड रेलिंग्स थे। तो राजपूत स्टाइल से इंस्पायर्ड रेलिंग्स थे। उसके अलावा अशोक के समय पे, सम्राट अशोक के समय पे जो स्कल्पचर्स प्रचलित थे, जो स्तंभ पर स्कल्पचर्स प्रचलित थे, उसको भी इन्होंने इंक्लूड किया आर्किटेक्चर में। और एक सबसे अच्छी बात थी इस पीरियड की कि ब्रिटिशर्स ने एक रेगुलर इंटरवल पे ग्रीन कॉरिडोर्स बनाने का भी प्रयत्न किया और अच्छा ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया नई दिल्ली में और उसके इतर साउथ दिल्ली की तरफ। तो कुछ पार्ट्स दिल्ली के इस बात के लिए इनफेमस हैं कि वहाँ पे बहुत जल्दी पानी वाटर लॉगिंग हो जाती है, अर्बन फ्लडिंग होती है, बट कुछ इलाकों में ये नहीं होती है और ये वो इलाके हैं जिसको ब्रिटिश इस समय पर बना के गए थे। तो दो कुछ त्रुटियां ब्रिटिश से हुई न्यू रोमन आर्किटेक्चर में, बट बहुत कुछ वो सिखा कर गए। तो हर समय उनकी बुराई करना ऑब्वियसली इज़ नॉट गुड, ठीक है। वी हैव टू सी, हमें देखना भी चाहिए कि कुछ अच्छा भी था उस समय पर। और अच्छा क्या था कि उनकी तकनीकें जिन्हें हम आज तक यूज़ करते हैं, और वी हैव टू बी bit grateful about those techniques then. So what are the good examples? You already know all the buildings in the New Delhi. So with this episode, with this particular part, ये आर्किटेक्चर का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो पिछली क्लास टेम्पल आर्किटेक्चर और नाउ इंडो इस्लामिक और मॉडर्न ब्रिटिश आर्किटेक्चर। अब अगली क्लास में आपसे मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और इस टॉपिक को तब तक पढ़कर तैयार कर लीजिए। और इफ़ यू वांट टू रेफर लिटिल बिट मोर, तो यू कैन ऑल्सो रेफर टू माई बुक अ जर्नी थ्रू इंडियन आर्ट एंड कल्चर। चलो, थैंक यू एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू।